इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो और स्ल्यू रेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया कि अगर हम ओप एम्प के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ओप एम्प का, या तो वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हो सकता है या फिर फेट से मिलकर बना हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ओप एम्प को कंसीडर किया है ट्रांजिस्टर की हेल्प से। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर Q1 और Q2, और यहाँ पर इनपुट करंट क्या होते हैं, बेस करंट होते हैं IB1 और IB2, और प्लस VCC और माइनस VEE क्या होते हैं यहाँ ये हमारी सप्लाई वोल्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये है सप्लाई वोल्टेज। तो हमारे पास जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है, क्या होती है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, कि अगर हम ओप एम्प के दोनों टर्मिनल्स पर, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, आउटपुट जो है वो क्या आनी चाहिए, वो 0 आनी चाहिए। क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, वो होती है दो इनपुट वोल्टेजेस, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के डिफरेंस के इक्वल। तो अगर दोनों पर सेम वोल्टेज, और लेट कर लेते हैं कि वो अगर हमने 0 अप्लाई की है तो आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आउटपुट वोल्टेज 0 एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करें तो प्रैक्टिकल ओप एम्प के केस में आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं आती है। तो इस आउटपुट वोल्टेज को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जितनी भी वोल्टेज अप्लाई की जाती है आउटपुट को 0 बनाने के लिए इनपुट पर, वो हमारी क्या कहलाती है, वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास है पावर सप्लाई, और हमने पढ़ लिया इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो पावर सप्लाई चेंज करने के साथ प्लस VCC और माइनस VEE जो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज हैं उनको चेंज करते ही हमारे पास जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो कैसे चेंज हो रही है, उसका रेशियो क्या कहलाता है, उसका रेशियो कहलाता है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वन पावर सप्लाई वोल्टेज विद ऑल रिमेनिंग पावर सप्लाई वोल्टेज हेल्ड कांस्टेंट। कि जितनी भी हमने पावर सप्लाई उस पर अप्लाई की है उसमें से अगर किसी एक की वैल्यू को चेंज करें बाकी सभी सप्लाई वोल्टेजेस को फिक्स करते हुए, तो जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, वो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, उनका रेशियो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो कहलाता है। ठीक है, और जनरली जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आती है जब हम दोनों इनपुट को दोनों टर्मिनल पर इक्वल इनपुट अप्लाई करते हैं, तो जनरली जो आउटपुट वोल्टेज आती है उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, वेरी लेस होती है। तो उसको 0 बनाने के लिए हमें इनपुट पर भी कम ही वोल्टेज अप्लाई करनी होती है। तो इन जनरल ये जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है वो माइक्रो वोल्ट के अंदर होती है, और जो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज होती है वो वोल्ट के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो है वो 2 वोल्टेजेस का रेशियो है। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो कैसी होगी, वो यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, ये तो है हमारा पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। अगर हमें पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो को डेसिबल में रिप्रेजेंट करना है, डेसिबल क्या है, गेन की यूनिट होती है डेसिबल। ठीक है, तो अगर हमें इसको डेसिबल में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सिंपली क्या करना होता है, उसका लोग लेकर और 20 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और लोग कौन सा, जिसका बेस 10 हो हमारे पास। तो 20 log 10 डेल ऑफ VOSI मतलब यहाँ पर है चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बाय डेल VS, जो कि हमारे पास चेंज इन सप्लाई वोल्टेज है। तो यहाँ पर ये जो PSSR की वैल्यू है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो की, वो डेसिबल में आ जाएगी। सिंपली हमें इस टर्म को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो PSSR है, जो गेन है एक हिसाब से, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट, वो किस में आ जाएगा, वो डेसिबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्ल्यू रेट पर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्ल्यू रेट के सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, और फिर उस डेफिनेशन का क्या मतलब निकलता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं हम स्ल्यू रेट की डेफिनेशन, कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लोज लूप एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशंस। कि जो आउटपुट वोल्टेज है ओप एम्प की क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो टाइम के अकॉर्डिंग कितनी चेंज हो रही है जब हम लार्ज इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तब।
ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑप एम्प जो है वो कितनी फास्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कितनी जल्दी वो आउटपुट दे रहा है, कितने कम टाइम के अंदर वो आउटपुट दे रहा है, वही हमारी क्या कहलाती है, वो स्ल्यू रेट कहलाती है। तो अगर इसको और अच्छे से समझना है, इसकी डेफिनेशन को और क्लियर करना है, तो उसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। तो क्या होता है वोल्टेज फॉलोवर सर्किट, नाम से पता चल रहा है जो वोल्टेज को फॉलो करे, मतलब आउटपुट वोल्टेज आपकी क्या आएगी, जितनी हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है उतनी, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, इनपुट वोल्टेज के इक्वल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कहते हैं, ठीक है। और वोल्टेज फॉलोवर के सर्किट के केस में जो हमारा ऑप एम्प का फीडबैक रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है, और जो हम यहाँ पर R1 इनपुट रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो कितना हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर होता है ये फीडबैक रेजिस्टेंस, ये हम R1 इनपुट रेजिस्टेंस लेते थे, और यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई की है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के केस में जो आउटपुट आती थी वो हमारी क्या आती थी, वो आती थी 1+ में RF/R1, ठीक है, इनटू में V ऑफ इनपुट, यही आती थी। तो RF को हमने 0 बना दिया, R1 को इनफाइनाइट बना दिया। तो R1 इनफाइनाइट होते इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो यहाँ से इस सर्किट को हम रिमूव कर सकते हैं। और RF 0 होने का मतलब यहाँ से शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट बस एक वायर कनेक्ट कर दी गई ऐसे आउटपुट से इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 और इसकी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 1 आएगा। तो 1 इंटू में भी इनपुट कितना हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल आएगी। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये वोल्टेज फॉलोवर सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितनी इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उतनी मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इसके इनपुट पर एक स्क्वायर वेव अप्लाई की है, ठीक है, इस टाइप से अगर एक स्क्वायर वेव अप्लाई की है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 5 वोल्ट तक, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल आए, इस इनपुट के इक्वल ही आए, 0 से 5 वोल्ट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में कुछ इस टाइप की आउटपुट आती है कि ये था हमारा 0 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा 0 वोल्ट, ये है वैल्यू 5 वोल्ट। तो 0 से 5 वोल्ट तक जाने के लिए ऑप एम्प जो है वो क्या कर रहा है, वो कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट तक राइज करने के लिए वो कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पर 5 वोल्ट से वैल्यू 0 वोल्ट पे जा रही है तो भी क्या हो रहा है, ऑप एम्प को 5 से 0 पर आने के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज आ रही है इस केस में, इसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो ये जो हमारा टाइम है ना, यही डिसाइड करता है स्ल्यू रेट को, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमारा आइडियल ऑप एम्प का केस है और ये हमारा प्रैक्टिकल ऑप एम्प का केस है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या ले लेते हैं हम, ये हमारे पास है कि ये जो टाइम हमारे पास ले रहा है ऑप एम्प 5 वोल्ट तक पहुंचने के लिए, वो किस पर डिपेंड करता है, वो इसके स्ल्यू रेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि इस ऑप एम्प का स्ल्यू रेट कितना है, 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, मतलब 1 माइक्रो सेकेंड में ये कितने वोल्ट तक राइज कर सकता है, 1 वोल्ट तक जा सकता है, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, हमें तो 5 वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब 5 माइक्रो सेकेंड इसको लगेंगे 5 वोल्ट तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 वोल्ट तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 5 माइक्रो सेकेंड का लगेगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट को देखें, स्ल्यू रेट की यूनिट को, तो वो क्या हो गई, तो यहाँ से देख सकते हैं वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और जनरली जो हमारे पास ऑप एम्प होते हैं उनका जो स्ल्यू रेट होता है वो कितना होता है, 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड से लेकर 1000 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड तक हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं और एग्जाम्पल इसको और अच्छे से समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अभी अभी हमने पढ़ा कि उसका अगर हम
ये कंसिडर कर रहे थे स्लू रेट 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, तो उसको 5 वोल्ट तक राइज करने में कितना टाइम लग जाएगा, 5 माइक्रो सेकेंड का लग जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम 0 से 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो ओप एम्प है वो भी हमें क्या दे, उसी टाइम के अंदर 5 वोल्ट तक राइज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक कैपेसिटर लगा देते हैं ओप एम्प के इंटरनल सर्किट के अंदर, और उस कैपेसिटर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग कैपेसिटर, जिससे क्या होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अगर हमारे पास स्लू रेट निकालना है उस केस में, तो स्लू रेट जो है वो किस पर डिपेंड कर जाता है फिर, कि कैपेसिटर जो है वो कितने फास्टली चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है। जितना जल्दी वो चार्ज होगा उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो उतनी ही फास्ट हमें मिलती रहेगी। ठीक है, और जितना वो ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में उतना ही हमें टाइम लगेगा 0 से 5 वोल्ट तक पहुंचने के लिए। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्लू रेट का स्क्वायर वेव पर, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास कोई भी एक इनपुट वोल्टेज है, 0 से 5 वोल्ट उसकी वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, जहाँ पर ये हाई टाइम है। ठीक है, जितने टाइम के लिए ऑन कंडीशन में या फिर हाई कंडीशन में रहेगा वो टाइम हमने कितना कंसीडर कर लिया, 20 माइक्रो सेकेंड, कि ये जो वैल्यू 1 आ रही है वो कितने माइक्रो सेकेंड के लिए आ रही है, ऑन टाइम कितना है इसका, 0 से 20 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, फिर से ये नेक्स्ट 20 माइक्रो सेकेंड के लिए इसकी वोल्टेज फिर से 0 हो जाती है, फिर से 120 माइक्रो सेकेंड के लिए फिर से 0। तो ये हमारे पास इसका हाई या ऑन टाइम है 20 माइक्रो सेकेंड का। ठीक है, और हम एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या कंसीडर करते हैं कि जितनी इनपुट अप्लाई की उतनी आउटपुट मिलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारे पास उसका स्लू रेट है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, मतलब 1 माइक्रो सेकेंड में वो कितनी वोल्टेज दे सकता है, 0.5 वोल्ट। हमें कितनी चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, 10 माइक्रो सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 वोल्ट तक पहुंचने के लिए उस ओप एम्प को 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये है हमारी राइजिंग पल्स, 0 से 5 वोल्ट तक जा रही है तो राइजिंग, और जब ये 5 वोल्ट से 0 वोल्ट पर आती है तो ये हमारी क्या हो जाती है, फॉलिंग पल्स। ठीक है, डाउन पल्स या फॉलिंग पल्स जिसको हम कहते हैं। तो जैसे ही अगर उसका स्लू रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है तो 0 से 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम तो उसको 0 से 5 वोल्ट तक पहुंचने में ही लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 माइक्रो सेकेंड के लिए ये क्या रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा। अब जैसे ही 20 माइक्रो सेकेंड कंप्लीट हुए तो ये क्या है, फिर से 0 आना शुरू कर देगा, 5 से 0। तो अब 5 वोल्ट से उसको वापस 0 आना है, तो फिर से उसको कितना टाइम लग जाएगा, 10 माइक्रो सेकेंड का। फिर नेक्स्ट 10 माइक्रो सेकेंड के लिए वो वैल्यू क्या देगा, वो 0 वैल्यू देगा। ठीक है, ये 0 देगा। जैसे ही हमारे पास 20 माइक्रो सेकेंड कंप्लीट होंगे उसकी वैल्यू फिर से 0 से 5 वोल्ट, तो 0 से 5 वोल्ट तक जाने में उसको फिर से क्या लग जाएंगे, 10 माइक्रो सेकेंड लग जाएंगे। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेड आउटपुट तो ये थी, लेकिन एक्चुअल में कैसी आउटपुट मिल रही है, एक्चुअल में आउटपुट ऐसी मिल रही है, डिस्टोर्टेड स्क्वायर वेव मिल रही है हमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में वही हमारे पास इनपुट है, लेकिन यहाँ पर हमने जो उसका राइजिंग टाइम, जो उसका हाई और ऑन टाइम है वो कितना कंसीडर कर लिया, वो 10 माइक्रो सेकेंड, कि जब तक 10 माइक्रो सेकेंड के लिए वो ऑन होता है, 10 माइक्रो सेकेंड के लिए वो ऑफ होता है। ठीक है, ये स्क्वायर वेव हमने कंसीडर कर ली। तो अगर उस ओप एम्प का जो स्लू रेट है वो 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है, तो 5 वोल्ट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, उसका 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, 1 वोल्ट तक 0.5 वोल्ट तक पहुंचने में कितना लग रहा है, 1 माइक्रो सेकेंड का, तो 5 वोल्ट तक पहुंचने में कितना लग जाएगा, 10 माइक्रो सेकेंड का। तो देखिए, और 0 से 10 माइक्रो सेकेंड ही क्या है उसकी ऑन वैल्यू या हाई टाइम जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 10 माइक्रो सेकेंड तो उस ओप एम्प को 0 से 5 वोल्ट तक पहुँचने में लग जाएंगे। फिर 10 माइक्रो सेकेंड के बाद क्या होगा, वो फॉलिंग एज जो है वो शुरू हो जाएगी, 5 वोल्ट से 0 पर आना शुरू हो जाएगा। तो 5 से 0 पर आने के लिए उसको फिर से 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम लग जाएगा। फिर से हमारे पास नेक्स्ट 10 माइक्रो सेकेंड के लिए वो ओप एम्प जो वो 0 से जो इनपुट है वो 0 से 5 वोल्ट तक वेरी करेगी,
जाएगी तो उसी टाइम पर हमारे पास क्या होगा, ऑप एम्प को 10 माइक्रोसेकंड लग जाएंगे 0 से 5 वोल्ट तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट 10 माइक्रोसेकंड में वो क्या आ जाएगी, फॉलिंग एज की तरफ 5 से 0, तो फिर से ऑप एम्प को 5 से 10 माइक्रोसेकंड लग जाएंगे 5 वोल्ट से 0 वोल्ट तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने अप्लाई तो की थी इनपुट स्क्वायर वेव, लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या मिल रही है, एक ट्रायंगुलर वेव मिल रही है। ठीक है, तो स्ल्यू रेट का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है किस पर, आउटपुट पर। ठीक है, आउटपुट वेव पर। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं जहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर वेव ही कंसीडर की है, हमारे पास स्क्वायर वेव ही कंसीडर की है, लेकिन उसकी जो वोल्टेज है वो हमने कितनी कंसीडर कर ली, 0 से 10 वोल्ट, और उसका जो हाई और ऑन टाइम है वो कितना कंसीडर कर लिया, 10 माइक्रोसेकंड का। ठीक है, और उसका स्ल्यू रेट वही 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो इसका मतलब 10 वोल्ट तक उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 माइक्रोसेकंड का लगेगा। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या होगा, लेकिन उसका जो टाइम है ये ऑन टाइम जो है वो कितना, वो तो 10 माइक्रोसेकंड ही है। तो क्या होगा, जैसे ही हम उस ऑप एम्प पर ये अप्लाई करेंगे, ये वाली इनपुट अप्लाई करेंगे, तो 0 से 10 माइक्रोसेकंड में वो कितना राइज हो सकता है, देखिए 0.5 वोल्ट है पर माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड में वो कितना राइज हो सकता है, 0.5 वोल्ट, और उसका ऑन टाइम कितना है, 10 माइक्रोसेकंड, तो 10 माइक्रोसेकंड में कितना राइज हो सकता है, 5 वोल्ट तक। तो शुरुआत के जो 10 माइक्रोसेकंड जो कि इसका ऑन टाइम है, उस टाइम में तो उसकी वोल्टेज कहाँ तक जाएगी, वो 0 से 5 वोल्ट तक ही जाएगी। अब जैसे ही 10 माइक्रोसेकंड ख़त्म हुए तो क्या है, वैल्यू 10 वोल्ट से वापस 0 की तरफ आना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर ऑप एम्प फिर से ये 5 वोल्ट तक ही राइज कर पाया, और फिर से क्या होगा, नेक्स्ट 10 माइक्रोसेकंड के लिए जब वैल्यू 10 से 0 वोल्ट आ रही है तो ऑप एम्प जो है वो क्या है, उस 0 वोल्ट तक पहुँचने के लिए फिर से 10 माइक्रोसेकंड लेगा। अब नेक्स्ट 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑप एम्प जो 0 से 10 वोल्ट पर जा रहा है, लेकिन 10 माइक्रोसेकंड के अंदर वो तो 5 वोल्ट तक ही जा सकता है, तो 5 वोल्ट तक जाएगा, और फिर से नेक्स्ट 10 माइक्रोसेकंड में वो फिर से फॉल होना शुरू हो जाएगा इस टाइप से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी आउटपुट आ रही है वो कैसी आ रही है, 10 वोल्ट अप्लाई किया था लेकिन आउटपुट में सिर्फ 5 ही वोल्ट मिल रही है, और स्क्वायर वेव अप्लाई की थी लेकिन कैसे मिल रही है, ट्रायंगुलर वेव मिल रही है। तो स्ल्यू रेट का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आउटपुट वोल्टेज पर। तो ये तो हमने पढ़ा स्क्वायर वेव के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, स्ल्यू रेट का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइनोसॉइडल जो सिग्नल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल। ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी टाइम पर अगर आउटपुट देखनी है तो वो आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इनटू में साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी यहाँ पर जिस टाइम पर टी पर हम कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पर क्या बता रहा है, वी टी क्या बता रहा है, उस टाइम पर उसके आउटपुट को बता रहा है। अब हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, वही क्या होता है, हमारा स्ल्यू रेट होता है। तो डी वी बाई डी टी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो इधर ओमेगा आएगा। ठीक है, एम नहीं है, ओमेगा आएगा। और अगर हमें मैक्सिमम चेंज देखना है तो मैक्सिमम के लिए क्या होना पड़ेगा, कोस ओमेगा को मैक्सिमम, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो होती है +1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम बी एम इंटू में ओमेगा। और अगर हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे तो वो क्या होती है, 2πf मैक्सिमम है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और यही क्या होता है, हमारा स्ल्यू रेट होता है। तो स्ल्यू रेट कितना आ गया, मैक्सिमम वोल्टेज इंटू में 2π मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्ल्यू रेट बाई 2π वी एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है। ठीक है, तो ये वो फ्रिक्वेंसी है जहाँ पर हमें ये फ्रिक्वेंसी की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए हमें डिस्टॉर्टेड आउटपुट नहीं मिलेगी। कि अगर हमारे पास ऑप एम्प की फ्रिक्वेंसी इतनी हम सेट कर देते हैं तो जैसे ही हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी या स्ल्यू रेट इससे कम हुआ, ठीक है, तो हमें कैसी आउटपुट मिलेगी, डिस्टॉर्टेड आउटपुट। जब तक वैल्यू इसके इक्वल है तब तक तो अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट हमें मिलती रहेगी, लेकिन अगर वैल्यू इससे कम हुई तो कैसी मिलेगी, डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए या तो स्ल्यू रेट उसके इक्वल होना चाहिए इस फ्रिक्वेंसी के, या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि जब हमारे पास जब हमारे पास वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट जा रही है, ठीक है, तो जितना हमारे पास फ्रिक्वेंसी
ज़्यादा होगी उतना ही वो कम टाइम लेगा 0 से 5 वोल्ट तक जाने में। तो जितना जल्दी वो 0 से 5 वोल्ट तक पहुंच जाएगा उतना ही जल्दी हमारे पास वैसे ही आउटपुट मिलती जाएगी जैसा कि हम इनपुट पर अप्लाई कर रहे थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट के लिए ये कंडीशन बोल रहे हैं, ठीक है। या तो स्ल्यू रेट उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, उससे ग्रेटर होना चाहिए। ये तो है सेकंड के अंदर, लेकिन हमने पढ़ा माइक्रो सेकंड के अंदर स्ल्यू रेट होता है तो 10⁶ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमारे पास ऑप एम्प का स्ल्यू रेट ज़्यादा हुआ, ठीक है, ज़्यादा हुआ इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से, उसके इक्वल हुआ तो अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगी। लेकिन अगर उससे कम हुआ उस फ्रीक्वेंसी से तो इसका मतलब उसको ज़्यादा टाइम चाहिए 0 से 5 वोल्ट तक जाने के लिए। लेकिन जितना वो टाइम लेगा उससे पहले तो हमारे पास वो जो आउटपुट है वही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वापस से फॉलिंग एज शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब आउटपुट कैसे मिलेगी, वो डिस्टॉर्टेड मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्ल्यू रेट जो है वो कितना होना चाहिए ताकि हमारे पास अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट मिले। तो ये हमने पढ़ लिया स्ल्यू रेट का इफेक्ट साइनोसॉइडल पे और स्क्वायर वेव सिग्नल पे, ठीक है। और स्ल्यू रेट होता क्या, वापस से शुरुआत में उसकी डेफिनेशन पर आते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट तो यही पढ़ा था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लोज लूप एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशंस, ठीक है, कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है, कितना टाइम उसको लग रहा है 0 से 5 वोल्ट तक जाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है क्या, स्ल्यू रेट, ठीक है। जितना हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा, जितना हमारे पास स्ल्यू रेट होगा वो डिसाइड करेगा कि जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि हमारे पास ऑप एम्प जो है वो कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर सकता है, कि जैसे ही हमने 0 वोल्ट अप्लाई की, 0 से 5 वोल्ट ये राइजिंग एज आई, तो उस टाइम पर हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 से 5 वोल्ट कितनी जल्दी दे रहा है। जितनी जल्दी आउटपुट वोल्टेज देगा उतनी ही हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के सिमिलर होगी, मतलब उसको अप्रोच करती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने देखा स्ल्यू रेट जो है उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आउटपुट वोल्टेज पर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो और स्ल्यू रेट का। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सजेशन या कंप्लेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।